हेलो लर्नर्स, बच्चों 8th क्लास आप चैप्टर पढ़ रहे हैं। बहुत लंबा चैप्टर है बच्चों, फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी द कंपनी एस्टेब्लिशेस पावर, जिसका कि बहुत सारा पार्ट आप पढ़ चुके। टुडे वी शैल स्टडी अबाउट द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, आपने इस बीच काफ़ी स्टोरीज़ की जानकारी ली। इतनी आपने पॉलिसीज़ देखी जो कि इस्टेब्लिश की गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा, है ना। ये सब आपने पढ़ा बच्चों इस चैप्टर में। बहुत सारी जो कि पॉलिसीज़ थी, नीतियाँ थी, उनके जो मूवमेंट थे, कैसे कैसे उन्होंने जो है इमर्ज किया अपना शासन इंडिया में, और कैसे इंडियंस ने स्ट्रगल किया उनके विरुद्ध, ये सब आपने चैप्टर में पढ़ा। आज हम लास्ट पार्ट देखिए। आपको कल मैंने मैप दिखाया था, है ना, किस तरह से 1797 में जो कम इमर्ज हुआ था ब्रिटिशर्स का शासन, फिर बढ़ता गया ऐसे ही। 1840 में येलो पार्ट जो है ये ब्रिटिशर शासन को इंडिकेट करता है। 1857 में लगभग पूरा इंडिया जो है ब्रिटिश शासन उसमें इमर्ज हो चुका था, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में आ चुका था, पूरा इन्फ्लुएंस था पूरा इंडिया। देखिए आज हम टॉपिक पढ़ेंगे बच्चों, सेटिंग अप अ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन। कैसे नए शासन की शुरुआत हुई, कैसे नया शासन जो है सेट हुआ इंडिया में। वॉरेन हेस्टिंग्स, गवर्नर जनरल फ्रॉम 1773 to 1785, was one of the many important figures who played a significant role in the expansion of company power. By his time, the company had acquired the power not only in Bengal but also in Bombay and Madras. British territories were broadly divided into administrative units called presidencies. There were three presidents: Bengal, Madras, and Bombay. Each was ruled by a governor, and supreme head of the administration was the Governor General. Warren Hastings, the first Governor General, introduced several administration reforms, notably in the sphere of justice. वारन हस्टिंग जो गवर्नर जनरल रहा इंडिया में 1773 से लेके 1785 तक, उसने इंडिया के बहुत सारे पार्ट में ब्रिटिश कंपनी को इस्टेब्लिश करने में, ब्रिटिश कंपनी का शासन बढ़ाने में बहुत अपनी भागीदारी दी ना। उसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल था। उसने जब तक वारन हस्टिंग अपने देश में गवर्नर जनरल बनकर आया, उस टाइम तक बड़ी बड़ी टेरिटरीज थी, जैसे बॉम्बे, बंगाल एंड मद्रास, ये सब ब्रिटिश कंपनी के अंडर में आ चुकी थी। यहाँ पर उनका शासन जो है स्थापित हो चुका था। और जब उसने उस टाइम पे क्या था कि मेन जो उनके अंडर में था बॉम्बे मद्रास एंड बंगाल जो है ब्रिटिश कंपनीज के अंडर में, उस टाइम पे अलग अलग शासन जहाँ पर स्थापित होते ब्रिटिश कंपनी के होते थे, वहाँ पर प्रेसिडेंसीज के नाम से वो शासन अपना स्थापित करते थे। जैसे हमारे इंडिया में तो राज्य या रियासतें कहकर अलग अलग क्षेत्र डिवाइडेड थे, बट वो लोग प्रेसिडेंसीज के अकॉर्डिंग अपनी गवर्नमेंट चलाते थे, और हर प्रेसिडेंट में एक गवर्नर जनरल होता था, है ना। ये हर प्रेसिडेंट का एक सुप्रीम गवर्नर जनरल होता था, जिसमें कि गवर्नर जनरल के अकॉर्डिंग ही पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, पूरा प्रशासन जो है चलता था। देखिए पूरा प्रशासन गवर्नर जनरल के अकॉर्डिंग चलता था। तो वारन हेस्टिंग द फर्स्ट गवर्नर जनरल, जो कि एक अपना अलग से ही जिसने मुकाम हासिल किया, एक फर्स्ट गवर्नर जनरल के रूप में जाना गया। उसी के आने के बाद गवर्नर जनरल की जो पोस्ट थी वो स्पेयर की गई थी। नेक्स्ट देखेंगे बच्चों हम, From 1772 a new system of justice was established. 1772 से ही जो गवर्नमेंट थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की गवर्नमेंट, उन्होंने न्याय व्यवस्था और जो कानून व्यवस्था थी वो एक नई तरीके से स्थापित की थी। ईच डिस्ट्रिक्ट वॉज टू हैव 2 कोर्ट्स। हर डिस्ट्रिक्ट में 2 कोर्ट बनाए गए थे। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने जो कानून व्यवस्था थी अपने ही तरीके से स्थापित की।
हर ज़िले में 2 कोर्ट बनाए गए। एक था क्रिमिनल कोर्ट, जो कि जो क्रिमिनल्स को पकड़ते थे, उनका केस सुनते थे, जैसे फौजदारी अदालत बोलते थे, फौजदारी अदालत बोली जाती थी। वो क्रिमिनल कोर्ट थी, उसमें क्रिमिनल केस आते थे, फौजदारी अदालत के नाम से जानी जाती थी। एंड अ सिविल कोर्ट, एक सिविल कोर्ट थे जिसमें कि दीवानी अदालत, जिसमें कि मुकदमे लड़े जाते थे सिविल के संबंधित, राज्य से संबंधित। अगर किसी को भूमि का कोई नामकरण करना है, भूमि से संबंधित कोई प्रॉब्लम्स हैं, या ऐसे ही मामले जो हैं उस अदालत में सुने जाते थे। मौलवीज एंड हिंदूज पंडित्स इंटरप्रेटेड इंडियन लॉज फॉर यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स वो प्रेसिडाइड ओवर सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट में जो जज सिस्टम था वो यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अंडर में था। यूरोपियन के जिलों से आए हुए कलेक्टर थे, न्यायाधीश थे, वो उनके अंडर में था सिविल कोर्ट का जो फैसला सुनाने का अधिकार, है ना। द क्रिमिनल कोर्ट, वो मौलवीज और हिंदू लोगों के पंडित लोग थे, और जो मौलवी थे मुसलमानों के, वो लोग उनके साथ में मिलके काम करते थे। यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो आए थे वहाँ पर क्रिमिनल कोर्ट के सुप्रीम पावर थी, उनके साथ में मौलवीज और पंडित काम करते थे। उनके कानून को ध्यान में रखते हुए ही वहाँ पर कानून बनाए जाते थे। द क्रिमिनल कोर्ट्स वर स्टिल अंडर ए काजी एंड मुफ्ती। काजी जो कानून बनाने वाले होते थे और मुफ्ती थे, इन सब के सुपरविजन से जो है क्रिमिनल कोर्ट चलती थी, जो कि फौजदारी अदालत कहलाती थी। तो ये इस तरह की अदालत बनाई जाती थी, इसमें हिंदू, मुस्लिम, उनके पंडित, काजी, मुफ्ती वगैरह ये सब शामिल थे बच्चों। इनके द्वारा कानून बनाए जाते थे और जनता पर लागू किए जाते थे। इट मीन्स वो जो लोग ब्रिटिश कंपनी के लोग थे, उनका जो व्यू था उस टाइम तक, वो लोगों के धर्म और भावनाओं का ध्यान रखते हुए भी बनाते थे, है ना। इसीलिए वो काजी और मुफ्ती वगैरह को साथ लेके चलते थे, और यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट में हिंदू पंडितों का साथ लेके चलते थे कि वो देश में रहने वाले लोगों का के कानून और उनके धर्म से अवगत करा सके। A major problem was that the Brahman Pandits gave different interpretations of local laws based on different schools of धर्म शास्त्र। बट बड़ी प्रॉब्लम उन लोगों के सामने यह आ रही थी, यूरोपियन जो जजेस वहाँ पर बैठे हुए थे कोर्ट में, कि जो हिंदू पंडित थे, हिंदू पंडित अपने शास्त्रों के अनुसार नए नए कानून बना के तैयार कर देते थे, जिनको मानना बड़ा कठिन हो जाता था। तो इसी तरह से 1775 में 11 पंडितों को बुलाकर उन्होंने हिंदू कानूनों का एक हिंदू के धर्म के अकॉर्डिंग एक कानून की लिस्ट बनवाई इनसे, है ना। और ऐसे ही 1778 में मुस्लिम कानूनों की लिस्ट बनाई गई। तो इससे क्या था कि एक फाइनल हो गए कि ये हिंदुओं के धर्म के अकॉर्डिंग काम होंगे, ये मुसलमानों के धर्म के अकॉर्डिंग काम होंगे, जिससे कि ईस्ट इंडिया कंपनी को ज़्यादा अपने शासन चलाने में परेशानी नहीं आती थी। तो 1773 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश हुई, एक सबसे बड़ी जो कोर्ट थी वो इस्टेब्लिश हुई कलकत्ता में, जिसमें कि सदर निज़ामत अदालत के नाम से जो जानी जाती थी, और उसमें ये सब कानून हिंदू और मुसलमानों के लागू किए गए और उनके अकॉर्डिंग ये कोर्ट का सिस्टम लागू हुआ। देखिए कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट बनाई गई। The principal figure in an Indian district was the collector. As the title suggests, his main job was to collect revenue and taxes, maintain laws, order in his district with the help of judges, police officers and darogas. His office, the collectorate, became the new center of power and patronage that steadily replaced previous holders of authority. जो डिस्ट्रिक्ट का जो कलेक्टर होता था बच्चों, उसके पास सारे राइट्स होते थे डिस्ट्रिक्ट के रिलेटेड, जैसा कि उसके नाम से ही जाना जाता है कि वो पूरे डिस्ट्रिक्ट का मालिक होता था। टैक्स लेना, कानून को मेंटेन करना, है ना, कानून मेंटेन करना, और
टैक्स लेना, लॉज कानून बनाना, ये सब जो है उसके अंडर में आते थे। और डिस्ट्रिक्ट में कोई भी ऑर्डर पास करना और जजेस की हेल्प करना, पुलिस रखना, और इस तरह से जो कलेक्टर का ऑफिस है वो पूरी पावरफुल एक जो पैट्रोनेज, एक जो है अड्डा बन गया था पूरी पावर का, पूरे सेंटर की पावर का, जिससे कि कलेक्टर ऑफिस में हर टाइम ये जो है केस आते रहते थे, जो कि वो मेन पावर वहीं पे थी। तो इस तरह से जो पुरानी अथॉरिटीज़ थी वो फेल हो गई और कलेक्टर जो अथॉरिटी थी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो सुप्रीम हो गई। ये सिस्टम जो इंडिया ब्रिटिश कंपनी ने जो लागू किया, ये डेमोक्रेटिक पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग लागू किया बच्चों, है ना। ये डेमोक्रेटिक पॉलिसी जो आज हमारी इंडिया में है और आज 99 कंट्रीज़ में है लगभग पूरे वर्ल्ड में, सबसे पहले हमारी इंडिया में ब्रिटिशर्स ने ही स्टार्ट किया था। द कंपनी आर्मी, कॉलोनी, जो कंपनी की जो फौज थी वो कैसे बढ़ती चली गई, क्योंकि उसका जब एडमिनिस्ट्रेशन बढ़ा, प्रशासन बढ़ा, तो उसको फौज की भी ज़रूरत पड़ी और फौज ने भी काफ़ी इंक्रीमेंट किया और काफ़ी जो है उसके अपॉइंट करने में, उसको प्रशस्तित करने में, ये सब उसकी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैसे अपना जो है रोल पे किया। द कंपनी आर्मी, colonial rule in India brought in some new ideas of administration and reform, but its power rested on its military strength. The Mughal army was mainly composed of cavalry, sawars, and trained soldiers on the horseback, and infantry, that is paddle foot soldiers. They were given trained in archery, tirandazi, and use of swords, and the cavalry dominated army, and the Mughal state did not feel need to have a large professionally trained infantry. The rural areas had a large number of armed peasant, and local जमींदार are often supplied the Mughal पैदल soldiers। तो उस टाइम पे जो कि पुरानी आर्मी हुआ करती थी राज्यों की, वो लोग बहुत सारे तो घुड़सवार होते थे, बहुत सारे पैदल फौजी होते थे, जो मतलब पैदल चलने वाले सैनिक होते थे, और जो घुड़सवार सैनिक होते थे वो वेल ट्रेंड होते थे, उनके पास अच्छी प्रशिक्षण उनके पास होता था, उनको ट्रेनिंग दी जाती थी, और तीरंदाजी में भी वो काफ़ी माहिर होते थे। तो पैदल चलने वाले जो सैनिक थे उनको भी तलवार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती थी, तीरंदाजी की ट्रेनिंग दी जाती थी। तो इस तरह से जमींदार जो है किसान जो है जमींदारों के लिए ऐसे सेना चुन चुन के भेजते थे, जिससे कि उनको किसानों को जमींदार फ़ायदा दिलाते थे। और जब नए नए शासक बने ईस्ट इंडिया कंपनी राज्यों की, तो उन्होंने भी अपनी सेना में इस तरह से भर्ती करना शुरू कर दिया, बट उनको पैदल सोल्जर की इतनी ज़्यादा आवश्यकता बाद में नहीं पड़ी, पैदल सोल्जर्स की आवश्यकता पड़ी उनको, देखिए, और घुड़सवारों की ज़्यादा आवश्यकता मुगल ईस्ट इंडिया कंपनी में नहीं रही। A change occurred in the 18th century when Mughal successor states like Awadh and Banaras started recruiting peasants into their armies and training them professional soldiers. The East India Company adopted the same method when it began recruitment for its own army, which came to known as the Sepoy army. For Indian word सिपाही means soldiers। तो इस जैसे जैसे वो लोग अपनी आर्मी में भर्ती करते थे जमींदार लोग, ऐसे ही कंपनी ने भी भर्ती करना शुरू कर दिया, और ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सिपाही थे वो सिपोई आर्मी के नाम से जाने जाते थे, सिपोई नाम से, है ना। सिपोई एक सिपाही जो मीनिंग था इंडियन शब्द का ही एक बिगाड़ा हुआ रूप था सिपोई, जिसको सिपोई आर्मी जो ब्रिटिशर्स थे वो कहकर पुकारते थे। एज वॉरफेयर टेक्नोलॉजी चेंज फ्रॉम द 1820s, the cavalry
requirements of the company's armies declined. That is because the British Empire was fighting in Burma, Afghanistan, and Egypt, where soldiers were armed with the musket and matchlocks. The soldiers of company's army had to keep peace with changing military requirements, and its infantry regiments now became more important. जैसे जैसे न्यू टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हुई 1820 तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनकी आर्मी से जो घुड़सवार थे वो जो है स्पॉइल होते चले गए, डिक्लाइन होता चला गया, वो घटते चले गए। उनको घुड़सवारों की ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, उनको पैदल वाले सिपाहियों की ज़रूरत ज़्यादा थी। उन्हीं को उन्होंने अच्छी ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस टाइम पे जो ब्रिटिश आर्मी थी, ब्रिटिशर्स थे, वो बर्मा, अफ़गानिस्तान और इजिप्ट से भी युद्ध लड़ रहे थे। और उनके जो सैनिक शक्ति थी वो ज़्यादा मस्केट्स मीन्स बंदूकधारी होती थी, एंड मैच लोग्स होते थे जो काफ़ी तलवार वगैरह में भी माहिर हों और पैदल ही युद्ध करते थे। तो उनकी सेना इस तरह की होने के कारण ब्रिटिशर्स ने भी अपनी सेना में घुड़सवारी के सैनिकों को लेना बंद कर दिया और पैदल सैनिकों को ही ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया, जो कि किसानों से उनकी आर्मी जो है तैयार होके आती थी। द सोल्जर ऑफ द कंपनी आर्मी की पीस चेंजिंग मिलिट्री। इस तरह धीरे धीरे शांति से अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कंपनी की आर्मी का जो स्ट्रक्चर था वो चेंज होता चला गया। इन द अर्ली 19th सेंचुरी 19वीं शताब्दी के शुरुआत में द ब्रिटिश बिगेन टू डेवलप अ यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर। उन्होंने मिलिट्री की एक यूनिफॉर्म तय कर दी 19वीं शताब्दी के शुरुआत में। जो भी मिलिट्री रखी ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनकी यूनिफॉर्म तय कर दी। सोल्जर वर, देखिए ये उस टाइम का एक घुड़सवार सैनिक की तस्वीर भी दी गई है बच्चों। इसमें इस तरह से होते थे घुड़सवार, जो कि ब्रिटिश कंपनी ने लेना उनको बंद कर दिया था लास्ट में। देखिए कैसे उनकी जो सोल्जर वर, उनकी ड्रेस, मिलिट्री की ड्रेस यूनिफॉर्म बनाई गई। इंक्रीजिंगली सब्जेक्टेड to European style training drill and the discipline that regulated their life far from there than before. Often this created problems since caste and community feelings were ignored in building a force of professional soldiers. Could individuals so easily give up their caste and religious feelings? Could they see themselves only as soldiers and not as a member of communities? What did the sepoy feel? How did they react to the changes in their lives and identities? That is their sense of who they were. The revolt of 1857 gives us the glimpse into the world of the sepoy. You will read about the revolt in chapter 5. तो बच्चे देखेंगे उन्होंने कैसे कैटेगरी बदलनी शुरू कर दी सिपोई की, कि बड़े बड़े सैनिक जो हैं वो उनको अच्छी अच्छी बंदूक जो देते थे, यूरोपियन स्टाइल में उन्होंने अपनी आर्मी को रखना शुरू कर दिया, उनको ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी। ड्रिल वाले जो बंदूक होती थी वो बड़े बड़े सिपाहियों को दी जाती थी और छोटे सिपाहियों को ट्रेनिंग कम दी जाती थी, उनके साथ में रखा जाता था। और उनके साथ में व्यवहार ऐसा होता था कि वो अपनी फैमिली से, अपनी कास्ट, रिलीजन, कम्युनिटी फीलिंग सब उनको छोड़नी पड़ती थी। तो ऐसा कैसे हो सकता है बच्चों? अगर कोई सोल्जर है तो उसकी फीलिंग्स भी मायने रखती है, लेकिन अंग्रेज़ों के लिए ऐसा सोल्जर की कोई फीलिंग, धर्म वगैरह कोई मायने नहीं रखता था। और आपने 1857 का जो युद्ध मैंने आपको एक चैप्टर करवाया भी था, आपने देखा उसमें कैसे उनकी जो बंदूकें थी वो आगे से कारतूस लगा दिए जाते थे काऊ के मीट वगैरह की, और वो मुंह से खोलने पड़ते थे सोल्जर्स को, है ना। तो इस तरह के जब आवाज़ उठती थी, उसके विपरीत आवाज़ उठती थी सरकार के, गवर्नमेंट के एकदम अगेंस्ट हो जाते थे सोल्जर, तो उनकी फीलिंग्स का ध्यान नहीं रखा जाता था, तुरंत उनको बदल दिया जाता था। लेकिन इस तरह का इंडिविजुअली कैसे इजी हो सकता था सोल्जर्स के लिए कि उनके धर्म का बिल्कुल भी ख्याल ना रखे। और यही सब बातें जो थी
ब्रिटिशर्स के खिलाफ कर देने वाली थी, जो कि सिपाहियों को भी बहुत जल्दी ही, सोल्जर्स को और आम पब्लिक को ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो है कर दिया जिन नीतियों ने। और 1857 का युद्ध, इस बुक के अकॉर्डिंग बच्चों 5 चैप्टर है, जो कि दोबारा से आएगा, मैं थोड़ा सा आपको रीड करा दूंगी, लेकिन मैं आपको बता ही चुकी हूँ। 1857 का जो विद्रोह था वो इन नीतियों के कारण ही ज़्यादा सक्सेसफुल भी हुआ था और ब्रिटिशर्स को सोचने के लिए मजबूर भी कर दिया था कि इंडिया में अपना शासन वो कितने दिन सुरक्षित रख पाएंगे, है ना। यह आपने देखा। अब आगे इसका कंक्लूजन देखिए बच्चों। दस द ईस्ट इंडिया, अपना सारी नीतियाँ देखी आपने, सब कुछ देखा कैसे अत्याचार करते थे ब्रिटिशर्स और कैसे धीरे धीरे पूरी इंडिया को उन्होंने अपने पावर में ले लिया और पूरी जगह मर्ज हो गई। जिन एरियाज़ में ईस्ट इंडिया कंपनीज थी वो सीधे सीधे अपने गवर्नर जनरल स्थापित कर दिए और जिनमें गवर्नर जनरल नहीं थे वो उनके प्रभाव में, उनका इन्फ्लुएंसेस एरिया होता था, जो कि उनके इजाज़त के बिना किसी भी एरिया में इंडिया के कोई नहीं हो सकता था। एक सब कॉन्टिनेंट बन गया था ब्रिटिश पावर का इंडिया उस टाइम पे। अर्लियर 19th सेंचुरी में उनका जो आधिपत्य था पूरे इंडिया पे स्थापित हो चुका था। अब इसका निष्कर्ष देखिए। दस द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज transformed from a trading company to a traditionally colonial power. The arrival of new steam technology in the early 19th century also added this process. Till then, it would take anywhere between 6 and 8 months to travel to India by sea. Steam ships reduced the journey time to 3 weeks, enabling more Britishers and their families to come to a far off country like India. मीन्स ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे इतना अपना कॉलोनियल पावर, एक सब कॉन्टिनेंट बना लिया इंडिया को। और 19वीं सदी के शुरुआत में जो ब्रिटेन से अपना इंडिया, जब वो शुरू में ट्रेड करने आए थे इंडिया में, तो कम से कम 6-7 महीने का सफ़र लगता था स्टीम जहाज़ से आने में समुद्र के जरिए। और धीरे धीरे यहाँ रहकर उन्होंने इतनी प्रोग्रेस की, स्टीम इंजन बना लिया, उसके द्वारा एक अपना शिप बना लिया, शिप के द्वारा ये 7-8 महीने का सफ़र जो था वो मात्र 2-3 हफ्ते में सिमट कर रह गया। देखिए 3 वीक्स में ये उनकी जर्नी समाप्त हो जाती थी। तो 3 वीक के अंदर उनका समय जो जर्नी पूरी हो जाती थी भारत से लेकर ब्रिटेन तक। तो ब्रिटेन का प्रत्येक व्यक्ति भारत में आने के लिए, प्रत्येक व्यापारी यहाँ इच्छुक होने लग गया कि यहाँ से अच्छी अर्निंग है और उनका खुद का ही सब कॉन्टिनेंट बन गया था। अब तो ब्रिटिश का पूरा साम्राज्य यहाँ स्थापित हो गया था, तो यहाँ पर आने में उनको कोई भी हिचकिचाहट नहीं होती थी। वो धीरे धीरे वो लोग यहाँ पर अपना आना जाना उन्होंने स्टार्ट कर दिया और इससे जो है इम्प्रूवमेंट भी हुआ। कहने को वो इंडिया का इम्प्रूवमेंट था, बट इंडियंस को तो एक तरह से गुलामी का शिकार उस टाइम पे होना पड़ा। By 1857, the company came to exercise direct rule over about 63% of the territory and 78% of the population of the Indian subcontinent, combined with its indirect influence on the remaining territories and population of the country. The East India Company had virtually the whole of India under its control. 1857 का जब रिवोल्ट हुआ तो कंपनी ने उस टाइम तक 63% जो उसकी ज़मीन थी, अपनी इंडिया की ज़मीन थी, उस पर अपना शासन कर लिया था और 78% जो यहाँ की पॉपुलेशन थी उस पर अपना शासन स्थापित कर लिया था। और इसके अलावा जो रिमेनिंग पार्ट था उस पर जो ब्रिटिश कंपनी का इन्फ्लुएंस इतना था, इतना प्रभाव पड़ा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बिना कोई भी टेरिटरी चल नहीं सकती थी और ना ही यहाँ का उसका कोई वजूद था। पूरा वजूद स्थापित हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी का 1857 के युद्ध ने, बट ईस्ट इंडिया कंपनी को एक बार हिला के रख दिया हार के बाद भी, और ये युद्ध बहुत बड़ा साबित हुआ था। अब आ जाते हैं बच्चों आगे, एक छोटी सी स्टोरी इसकी है साउथ अफ्रीका की, कैसे वहाँ पर दास प्रथा जो है स्थापित हुई। 1834 में कोई केप के द्वारा वहाँ पे कोई
एक केप सिटी के द्वारा अगर कोई वहाँ पे व्यापार करने जाता था वहाँ समुद्रों के जरिए, है ना, तो अफ्रीका में इस तरह से ये देखिए दास व्यवस्था वहाँ पर लागू की गई थी। इस तरह से खरीद फरोख्त होती थी व्यक्तियों की। जो काले व्यक्ति थे उनको दास बना दिया जाता था, जो काले व्यक्ति है उनको दास बना दिया जाता था और उनको बेचा और ख़रीदा जाता था। तो ऐसे ही किसी एक पर्सन ने, कोई वहाँ पे व्यापारी बन के गया 1824 में, उसने अपने एक आंखों देखा हाल सुनाया कि किस तरह से वो लोग जो वहाँ पर कुछ सामान खरीदने के लिए उनकी नीलामी हो रही थी उसके लिए रुके थे, बट उनके साथ में उन्होंने वहाँ के जो गुलाम थे उनको भी खरीदा और बेचा जाना देखा, कि उनको भी खरीदा जा रहा था और उनको भी बेचा जा रहा था। उनमें से एक माँ थी और उसके एक छोटे छोटे बच्चे थे। वो वहाँ के लोगों के द्वारा दो अलग अलग व्यापारियों को बेच दिए गए। माँ किसी और व्यापारी को बेच दी गई और बच्चे उसके किसी और व्यापारी को बेच दिए गए, जिससे कि बच्चे जो बहुत व्याकुल होकर रोते हुए अपनी माँ से आके चिपट गए। लेकिन उनका जो व्यापारी थे वो लोग उन पे हंस रहे थे और उनको कोई संवेदनाएं, कोई बात उनको जो है इन्फ्लुएंस नहीं कर रही थी। कोई उनके पास सिंपैथी नाम की कोई चीज़ नहीं थी। ये देखिए उनके ऊपर जो है घमंड का एक स्पेक्टेकल्स पड़ा हुआ था, एक चश्मा लगा हुआ था, जिससे कि उनको मदर की, उनके चिल्ड्रन की जो कोई पीड़ा समझ में नहीं आ रही थी। तो इस तरह से अफ्रीका में एक दास प्रथा शुरू हुई थी, है ना। ये बच्चों आज आपका चैप्टर फिनिश हो गया। इसमें हमें अपने इंडिया में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का इन्फ्लुएंस देखा, जो उसका प्रभाव यूरोपियन सिटी पे, सारी यूरोपियन सिटी पे बहुत ज़्यादा पड़ा। इसकी एक्सरसाइज बच्चों में कल कराऊंगी। ये आपको मैं थोड़ा सा इसमें भेज रही हूँ, ये आप खुद सोल्व करने की कोशिश करेंगे। मैचिंग है और फिल इन द ब्लैंक्स है, और बाकी मैं आपको कल इसकी डेफिनेशन और पूरी एक्सरसाइज सोल्व कर दूँगी। गुड डे बच्चों।